हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं तुम्हारे 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन चैप्टर से। ठीक है, और फंक्शन हमारे कैलकुलस का एकदम स्टार्टिंग पार्ट है और जिनका फंक्शन क्लियर हो जाएगा उनके लिए फिर कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगी। कैलकुलस का मतलब है कि आपको फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आपको कैलकुलस आएगा। ठीक है, कैलकुलस अगर पढ़नी है तो फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर। ठीक है बच्चों, ये बताओ सबसे पहले कि ये फंक्शन होता क्या है। फंक्शन कुछ आपने अपने मन से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फंक्शन आखिर होता क्या चीज है? देखो, फंक्शन होता है वास्तव में एक रिजल्ट। फंक्शन जो है रिजल्ट है। फंक्शन में हम लोग रिजल्ट की एनालिसिस कर रहे हैं वास्तव में, और रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है। जब जैसे मान लीजिए हम ही लोग अपना ही एग्जाम्पल लें, हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग को रिजल्ट यूनिक मिलता है ना। जैसे हमने मान लो कोई बच्चा है, वो 2 घंटे मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ स्कोर आएगा। 3 घंटे मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ स्कोर आएगा। स्कोर जो है वो रिजल्ट है, और कितने घंटे मेहनत कर रहा है कोई स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एक डिपेंडेंट रिजल्ट मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेनली हम लोग जो डील करते हैं 2 वेरिएबल्स में डील करते हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट कुछ वर्क करते हैं या देखते हैं, और डिपेंडेंट रिजल्ट मिलता है या देखते हैं डिपेंडेंट रिजल्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जैसे मान लीजिए x और y 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, और फंक्शन के लिए क्या क्या कहा गया है? अगर हम ग्राफिकल जो है पार्ट में जाएं तो उसमें यह है कि इफ देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y which are if there are 2 variables x and y which are related with each other in some rules, ठीक है, which are related with each other in some rules, then the expression which relates these 2 variables is known as function. ठीक है, and any vertical line will cut the graph of the function at only one point, ये भी कहा गया है। कोई भी वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को अगर एक बार काटे तो वो फंक्शन होता है। क्यों होता है अभी समय बताऊंगा तुम लोगों को। तो फिलहाल जैसे मान लो x और y 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम रखते हैं अपने मन से, जो हमारा मन करे हम वो x रखेंगे, और y की वैल्यू बाउंडेड है, मतलब y की वैल्यू बंधी हुई है और y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना मिला? 3 मिला ना। ये बाउंड है, 3 आने के लिए बाउंड है। अगर x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो रिजल्ट हमेशा 3 मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम अपने मन से रखते हैं, और ये एक रिजल्ट है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। ऐसे x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू 7 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, पर x की वैल्यू 2 के साथ कुछ और भी मिल सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं, पर हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि x को हमेशा रखना है और y हमें मिलेगा। देखो, साइंस को प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट किया जाता है। हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं? साइंस को पढ़ने का कारण क्या है? साइंस को पढ़ने का एक ही कारण है। ठीक है, मैक्सिमम एक ही कारण है, क्या? प्रैक्टिकल लाइफ को आसान बनाना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ को आसान बनाने के लिए साइंस पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा उसी को तो सॉल्व करने के लिए साइंस में हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट, हम कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं और डिपेंडेंट रिजल्ट मिलता है। ऐसा लाइफ में भी होता है, और इसी को कोरिलेट करते हुए हमने 2 वेरिएबल को बना लिए हैं। कैलकुलस में 2 वेरिएबल बनाए गए हैं, और 2 वेरिएबल से ही इसको समझाया गया है पूरे कैलकुलस को। ठीक है, बाद में 3 वेरिएबल्स भी आएंगे, वो 3D हो जाएगा, वेक्टर वगैरह पार्ट में चला जाएगा। तो अभी जो है 2 वेरिएबल में हम लोग को स्टडी करना है, एक इंडिपेंडेंट जो हम अपने मन से रखते हैं, और एक डिपेंडेंट जो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट जो है वो उसको यूनिक होना चाहिए, और हम लोग भी कोई काम करते देखो उसका रिजल्ट तो यूनिक है ना। तुम अच्छा काम करोगे, जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है। आइडियल केस में रिजल्ट हमेशा यूनिक होगा। इंडिपेंडेंट काम करने पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर वो डिपेंड करता है। वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो साइंस में, मैथ्स में, कैलकुलस में बना लिया गया x और y 2 वेरिएबल हैं। x इंडिपेंडेंट कहा जाएगा, y को डिपेंडेंट कहा जाएगा। x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू मिलती है। ऐसा हम लोगों को इसमें सोच करके, समझ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो x and y 2 variables, there are 2 variables x and y. X is independent variable,
y is dependent variable, they are related with each other in some rules, then the expression which relates these two variables is known as function. तो x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिल रही है, इस तरीके से हम लोग अलग अलग x की वैल्यू पर y की वैल्यू जो मिलती है, अलग अलग पॉइंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। x के 1 पर y की वैल्यू कुछ मिल रही है, 2 पर y की वैल्यू कुछ मिल रही है, 3 पर y की वैल्यू कुछ मिल रही है, ऐसे करते करते और हम लोग सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हम लोग का एक ग्राफ तैयार होता है, और यही है हमारे इस एक्सप्रेशन का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है, कभी कभी ये फंक्शन होता है, कभी कभी ये फंक्शन नहीं होता है। देखो इसको बहुत बढ़िया समझाया गया है सेट में, ठीक है। अभी मैं देखो कोशिश करता हूं कि आज ही इसी लेक्चर में मैं सेट वाले पार्ट को भी कर ले जाऊं, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोग ग्राफ से सिखाता हूं, इससे ग्राफ समझाता हूं और फिर उसके बाद मैं सेट वाले पार्ट में आऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मान लो y बराबर x है, ठीक है। मैंने एक ग्राफ बनाया y बराबर x, ठीक है। एक ग्राफ मैंने बनाया y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। x की वैल्यू अलग अलग रखने पर y की वैल्यू जो मिलती है, सबको मिलाने पर, ठीक है, जो ग्राफ बनता है y बराबर एक्स स्क्वायर का बन गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। ये y है और ये x है, ठीक है। और x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू +1 मिलेगी, x की वैल्यू -2 रखोगे तो y की वैल्यू +4 मिलेगी। -1 पे +1 y की वैल्यू, -2 पे +4। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा x एक्सिस पर रखा गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखा गया है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस को बनाया गया है। y की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो वर्टिकल ऐसे मिलती है। तो आखिर x को हॉरिजॉन्टल, y को वर्टिकल क्यों बनाया गया? ताकि हम बढ़ना और घटना समझ सकें, ठीक है। हमें बढ़ती हुई चीज ऊपर जाती हुई अच्छी लगती है, ठीक है, और घटती हुई चीज नीचे। तो x के लिए रखने पर कोई चीज बढ़ रही है, कोई ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इस तरह की तमाम चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं कैलकुलस में। तो बढ़ते और घटते, बढ़ना और घटना हम लोग इस तरह से देखते हैं, बढ़ना और घटना। तो इसीलिए, और y क्या है? एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसीलिए वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस माना गया है, ताकि रिजल्ट का बढ़ना घटना हम समझ सकें वर्टिकली, ऊपर और नीचे जाते हुए देखने पर, ठीक है। देख करके हम लोग समझ सकें कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रिजल्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अच्छा देखो, जैसे अब मान लीजिए एक सर्कल में बनाता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई, ये एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 9 या कुछ भी। तो ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। और इसी तरीके से एक डायग्राम हमारा कुछ इस तरह के है। मान लीजिए ये एलिप्स मैंने बना दिया, ठीक है। अब आप लोग बताइए, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप से। आप मुझे ये बताओ, इन चारों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, और क्यों? देखो, ये वाला जो है फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। कारण, जिस भी ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक बार काटे तो वो फंक्शन है। कोई भी वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ को सिर्फ एक बार काटे तो वो फंक्शन है, और अगर एक से अधिक बार काटे तो वो फंक्शन नहीं है। अब इसका भी कारण बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। देखो, यहां पर कोई भी वर्टिकल लाइन खींचोगे तो एक ही बार कट रही है ना। देखो, इंटरसेक्शन सिर्फ एक बार हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन ने इसको सिर्फ एक बार काटा, तो ये भी फंक्शन है, अच्छी बात है। अच्छा, ये देखो वर्टिकल लाइन यहां पर 2 बार कट कर गई। कई वर्टिकल लाइन, ढेर सारी वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट कर रही हैं जो इसको 2 बार काटेंगे, तो ये फंक्शन नहीं रह गया। और ये वाला भी फंक्शन नहीं रह गया क्योंकि वर्टिकल लाइन यहां पे एक से अधिक बार काट दे रही है, ठीक है। तो जिस भी ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक से अधिक बार काटेगी तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक कर्व है, ठीक है। कर्व तो सभी है, कुछ भी डायग्राम बना दो वो कर्व है। और जैसे ये चारों कर्व हैं, इन चारों कर्व्स में जो है ये दोनों फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन नहीं है। कारण, वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन एक बार हो रहा है, इसमें एक बार हो रहा है वर्टिकल लाइन, और इसमें 2 बार हो जाने की वजह से, 2 बार कट जाने की वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा रूल क्यों आया होगा। मैं आ रहा हूं, सेट वाले पार्ट पर आ रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब ये सवाल उठता है इसमें कि आखिर वर्टिकल लाइन एक से अधिक बार काटे तो वो जो है फंक्शन क्यों नहीं
रह जा रहा है? 2 बार काटे या 3 बार काटे तो फंक्शन क्यों नहीं रह जा रहा है? देखो जैसे मान लो कोई ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ सोच करके, ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है या नहीं? कर्व तो है, कर्व तो है, कर्व तो सभी कुछ है, कुछ भी लिख दोगे कर्व है। देखो ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ध्यान देना, और ये अकेला एक पॉइंट भी कर्व है। ये कर्व सब हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कर्व्स हैं। समझ में आ रही बात? क्यों? किसी भी चीज का डायग्राम हम बना देते हैं तो वो कर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कर्व हैं, इसी को मत कह देना कि जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो कर्व होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी है। कर्व किसे कहते हैं? किसी भी डायग्राम को कर्व कहते हैं, किसी भी डायग्राम को कर्व कहते हैं। और अगर किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट हो जाए तो उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक ही जैसा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उसका जब स्लोप कांस्टेंट होगा तो ऐसे कर्व को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट कर्व है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसमें कई पॉइंट हैं, ढेर सारे पॉइंट्स को मिला करके, ढेर सारे पॉइंट्स को एक साथ जो हम लोग इस तरह से डायग्राम में बना रहे हैं, तो ये पूरा मिला करके ये कर्व है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कर्व क्या है बच्चों? कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो वो कर्व है, और उनमें से कुछ फंक्शन होता है और कुछ फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन कौन होता है? देखो ये कर्व है, ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वर्टिकल लाइन ने उसे कितनी बार काटा। अगर वर्टिकल लाइन ने सिर्फ एक बार काटा है, कोई भी वर्टिकल लाइन सिर्फ एक बार काटे तो वो क्या होगा? वो फंक्शन होगा। अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक बार काटे तो वो फंक्शन होगा, और अगर वर्टिकल लाइन एक से अधिक बार काटे तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो, मैं वर्टिकल लाइन एक ऐसे खींच रहा हूं तो यहां पर देखो 3 बार कट रहा है ना। अब मैं आ रहा हूं सेट थ्योरी अप्रोच में, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, जैसे मैं इन तीनों पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो चलो बच्चों मेरी हेल्प करो कोऑर्डिनेट लिखने में। चलो मैं ले लेता हूं इसको, जैसे मान लीजिए 3, या 5,1 ले लूं, ठीक है। चलिए मैं इसको ले लेता हूं 2,3 ले लेता हूं। चलो ये 2,3 है मान लीजिए, ये 2,4 है मान लीजिए, और ये है मान लीजिए 2,5, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखा, अपने मन से लिखा, कोई रूल नहीं, बस ये ध्यान बताने के लिए कि इसमें तीनों एक्स सेम होंगे। इस वर्टिकल लाइन पर क्या खासियत है? इस वर्टिकल लाइन पर यह खासियत है, एक्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही या वाई की वैल्यू बदल रही है। तो अगर हम मैपिंग करेंगे एक्स और वाई में जब मैपिंग करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू के लिए हमें वाई की 3 वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, 3, 4, 5, ठीक है। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 3 वैल्यू मिल रही है। रिजल्ट 3 कैसे मिल रहा है? कोई काम करने पर रिजल्ट 3 नहीं मिल सकता। मैथमेटिक्स में ये फंक्शन में ये कहा गया है कि x की एक वैल्यू पर, इंडिपेंडेंट एक वर्ग पर रिजल्ट हमेशा 1 होना चाहिए। एक से अधिक रिजल्ट तो मिलना ही नहीं चाहिए। एक से अधिक अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो वो फंक्शन तो नहीं रह गया। फंक्शन का मतलब है रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस, और रिजल्ट हमेशा यूनिक होना चाहिए। और जब रिजल्ट ही अलग अलग मिलने लगेंगे तो फिर फंक्शन पढ़ने का क्या मतलब हुआ? तो फंक्शन में ये बताया गया x की एक वैल्यू के लिए यूनिक y होना चाहिए, यूनिक रिजल्ट होना चाहिए, और y को रिजल्ट कहा जाता है, ये ध्यान रहे। तो जो x की एक वैल्यू के लिए y की एक से अधिक वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक कर्व है, फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये सिर्फ कर्व है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा चलो, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर यहां पर तो ये फंक्शन है, यहां पर तो फंक्शन है, भाई यहां पे तो कोई वर्टिकल लाइन एक ही बार काटेगी, तो सर यहां पर 3 बार काट रही तो यहां फंक्शन नहीं है, यहां फंक्शन है, ऐसा कुछ बच्चे कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल का कोई पार्ट टूट जाए तो वो डिफेक्टिव मोबाइल कहा जाएगा कि तुम ये कहोगे कि नहीं इस मोबाइल का ये पार्ट डिफेक्टिव है पर बाकी सारा पार्ट एकदम सही है? तुम बताओ पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, पूरा का पूरा ये मोबाइल है, ये डिफेक्टिव कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा ना। जैसे मान लो कोई भी चीज है, उसका कोई पार्ट अगर डिफेक्टिव हो जाए तो उस पूरे पार्ट को हम लोग डिफेक्टिव कह देते हैं। तो उसी तरीके से इस फंक्शन, इस कर्व में कोई भी पार्ट जरा सा भी ऐसा हो जाए तो ये फंक्शन नहीं रह गया, क्योंकि यहां पर डिफेक्टिव हो गया। यहां पर देखो वर्टिकल लाइन इसको 3 बार काट दिया ना, तो ये फंक्शन नहीं रह गया। जरा सा भी डिफेक्ट आया, अरे एकदम थोड़ा सा ही आ जाए, ऐसा भी आ जाए तो भी ये डिफेक्टिव हो गया और ये फंक्शन नहीं रह गया बच्चों, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ कर्व है। कहीं पर भी ऐसा हो जाएगा
तो वो फंक्शन नहीं रह सकता, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? तो चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा सेट में देखा कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक से अधिक वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक से अधिक वैल्यू मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, और सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है तो वो फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं y बराबर जैसे 2x पर, तो y बराबर 2x ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिलती है, x वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 4 मिलती है। इस तरह से x की अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 1,2 से पास कर रहा है, 2,4 से पास कर रहा है, 3,6 से पास कर रहा है, सबको मिला दिया 0,0 से भी, -1, -2 से, तो ऐसे सबको मिलाने से ये ग्राफ बन जाता है। ठीक, तुम लोगों को इसमें मैं ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, जो बड़े बड़े ग्राफ्स बनते हैं। हाँ, अब इसी में लाइन टू लाइन आता चला जाएगा फंक्शन में। देखो y बराबर 2x है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से, कोई भी वर्टिकल लाइन एक ही बार काटेगी तो ये जो है हमारे डिफिनीशन के अनुसार, ये जो है डिफिनीशन के अनुसार क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी मैपिंग करी जाए तो देखो क्या मिलेगा हमें x और y में। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, x को 1 रखेंगे, और हमेशा देखो x को हमेशा पहले बनाते हैं, y को हमेशा बादे बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, यही करना है कैलकुलस में, हर जगह ऐसा होना है। ठीक है, चलो x के लिए 1 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है? x के लिए 1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिल रही है, x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू 4 मिल रही है, x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू बच्चों 6 मिल रही है, 4 रखने पर 8 मिल रहा है, और 5 रखने पर 10 मिल रहा है। तो x की वैल्यू 1, x की 1 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही है ना, तो ये फंक्शन है। यहां पर कहीं पे भी ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ कि x की एक वैल्यू पर y की एक से अधिक वैल्यू मिल जाए। अगर x की एक वैल्यू के लिए y की एक से अधिक वैल्यू मिल जाती है तो वो फंक्शन नहीं रह सकता। ठीक है, अच्छा चलो, तो x की एक, और देखो इसको, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्री इमेज, और इसको कहते हैं हम लोग इमेज। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज मिल रही हैं इसको हम लोग इमेज कहते हैं, और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो प्री इमेज का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू को हम लोग प्री इमेज कहते हैं, और y की वैल्यू को इमेज कहते हैं। अच्छा देखो, तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तुम इधर हो, इंडिपेंडेंट हो, और तुम्हारा जो इमेज बन रहा है वो डिपेंडेंट है कि नहीं है? तुम जो काम करोगे वही तुम्हारा, उसी के अनुसार तुम्हारा इमेज जो है वो काम करेगा। तो इमेज क्या है? वो रिजल्ट है, और हम क्या है? प्री इमेज है, वो है इमेज। हम क्या है? इंडिपेंडेंट, वो है डिपेंडेंट। हम क्या हैं? x की वैल्यू, इधर जो है जो इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट जो होता है वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू होती है उसको प्री इमेज कहते हैं, इमेज का प्री इमेज। जैसे देखो ये वाला जो है 1,2, ये 1,2 से पास हो रहा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इमेज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज। तो x की वैल्यू को हम लोग प्री इमेज कहते हैं, y की वैल्यू को इमेज बोलते हैं। इमेज हमेशा डिपेंडेंट होता है, y होता है, और प्री इमेज x होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये सब चीजों का बड़ा यूज होना है फ्यूचर में, इसलिए आज मैं इन सब बातों को एक एक बार बता दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया प्री इमेज और इमेज का कॉन्सेप्ट। अच्छा चलिए, तो ये हो गया हमारा जो है ये फंक्शन का जो है आखिर सेट में कैसे स्टार्टिंग हो रही है, सेट में कैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैं कोई डायग्राम मैपिंग कोई ऐसा बना दूं, देखो x और y है। ठीक है, और देखो जो रिलेशन वाले पार्ट में जो समझाया जाता है वो A to B मैपिंग सिखाई जाती है ना, F is such that A to B। तो इसी वाले सेट को हम लोग A कह देते हैं, कैपिटल A, और इसी वाले सेट को हम लोग B कह देते हैं। ठीक है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो अभी हम लोग x और y में देख रहे हैं, अभी कुछ समय बाद जो है A और B में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक बनाया मैपिंग 1 2 3 4 A B C D। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। तो अब बच्चों ये बताओ, ये फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि x की एक वैल्यू पर y सिर्फ 1 मिल रहा है। x की एक वैल्यू पर रिजल्ट 1 होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा यूनिक होना चाहिए। x की 1 वैल्यू पर y की 1 वैल्यू मिल रही हो तो वो फंक्शन है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो ये फंक्शन है। दूसरा बताओ मुझे, अगर मैं इस तरह से बना दूं 1 2 3 4 A B C D, अच्छा बताओ ये फंक्शन है या नहीं? बच्चों जल्दी से बताओ, ये फंक्शन है? हाँ फंक्शन है। क्यों है फंक्शन?
क्यों? फंक्शन इसलिए है क्योंकि x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिल रही है, इतना ही से तो कहा गया है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है, अच्छी बात है। और एक चीज और ध्यान रखना कि हर प्री इमेज का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, हर प्री इमेज का एक इमेज जरूर होना चाहिए। कोई काम करने पर रिजल्ट जरूर होना चाहिए, इसको ऐसे समझो। कोई काम करने पर कोई x पर y की वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कुछ भी करोगे वर्क, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट रिजल्ट जरूर होना चाहिए। चलिए तीसरा मैं बना रहा हूं, अब आप लोग बताइए, मेरे इसी बात पर बेस्ड है ये पार्ट। अच्छा 1 2 3 4 A B C और ये D। अब बच्चों मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, अब आप लोग बताइए कि ये जो है ये क्या फंक्शन में आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में सोचो। अब देखो 2 पर तो C मिल रहा है, 3 पर यूनिक वैल्यू C मिल रही है, 4 पर यूनिक वैल्यू C मिल रही है, पर 1 पर 2 वैल्यू मिल रही है ना। अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे लिखूंगा, रिलेशन बराबर ए लेटर रिलेशन इज सच दैट 1 A 1 B और 2 C 2 C और इधर 3 C और इसके बाद 3 C एंड 4 C ऐसे लिखा गया। मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसे लिखा गया है और इसको देख करके हमने ऐसे डायग्राम बना लिया। ठीक है, ऐसे मैपिंग बना ली। कभी कभी ऐसे दिया जाता है तो इसको देख करके हम लोग ये बना लेते हैं, आगे 1 1 1 1 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 जो पहला वाला नंबर है उसको x में रखते हैं और जो दूसरा वाला नंबर है वो हमें y में रखना है, या पहला वाला जो नंबर है वो कैपिटल A में रखते हैं और दूसरा वाला कैपिटल B में रखते हैं। ठीक है, कभी कभी x y लिखते हैं, कभी कभी कैपिटल A कैपिटल B लिखते हैं। तो बच्चों ये बताओ, अगर एक रिलेशन ऐसे लिख दिया गया तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? तो हम कहेंगे ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 प्री इमेज के लिए A इमेज मिला और 1 के लिए ही एक इमेज जो है B भी मिल रहा है, मतलब 1 के लिए 2 रिजल्ट मिल रहे हैं, 1 के लिए A मिल रहा है, 1 के लिए B मिल रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। अच्छा चलो बच्चों, इसके बाद एक और पार्ट बताओ मुझे। अच्छा चलो, जैसे मान लो x और y, मैं अब ये कर, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ये फंक्शन था ना। ठीक है, अच्छा चलो x और y। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 और A B C और ये D। ठीक है, अब बच्चों बताओ ये तुम्हें क्या लगता है, ये जो है फंक्शन है? चलो इतना ही बताओ, ये वाला जो मैंने मैपिंग बनाया है ये फंक्शन है या नहीं? चलिए बताइए, ये फंक्शन है या नहीं? सोचो। इसमें देखो 1 के लिए क्या रिजल्ट मिल रहा है A, 2 के लिए क्या मिल रहा है C, 3 के लिए क्या मिल रहा है D मिल रहा है, पर 4 के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये बताओ, तुम किसी x की किसी एक वैल्यू को रखने पर, जो रखना पॉसिबल है, रख करके हम y नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? x की एक वैल्यू पर हमें, x की सारी पॉसिबल वैल्यू पर हमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिल जानी चाहिए, पर यहां पर ये जो x का जो सेट लिखा हुआ है उसमें 4 तो लिखा हुआ है, पर 4 पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन की मैपिंग नहीं है। मतलब कहने का कि x में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का कोई ना कोई इमेज जरूर होना चाहिए, हर काम पर कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होना चाहिए, हर x पर कोई ना कोई y जरूर मिलना चाहिए। अगर कोई भी x छूट जाता है, कोई भी x का एलिमेंट छूट जाएगा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो यहां पर इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज नो इमेज ऑफ द प्री इमेज 4, सो दिस रिलेशन इज नॉट द फंक्शन। करेक्ट? रिलेशन तो सब कुछ है, जो अभी आपको मैंने कर्व बताया ना, कर्व सब कुछ है। कोई भी डायग्राम बना देते हैं, कर्व होता है ना, कोई भी डायग्राम बना देंगे कर्व होगा, तो उसी तरीके से रिलेशन तो कुछ भी लिख दो, रिलेशन में कोई टेंशन नहीं है, पर टेंशन है कि वो रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? x की एक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल जानी चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। यहां पर x की 3 वैल्यू के लिए y की वैल्यू तो मिल रही है, पर 4 के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, अब एक बात और बता दो हमें, मुझे जल्दी से। अगर 1 2 3 4 A B C D ऐसे लिखा, और यहां पर जरूरी नहीं है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकता है कि ये कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, अब ये बताओ, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये फंक्शन है या नहीं? x और y। ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं? बोलो जल्दी से,
ये फंक्शन है, देखो इधर कोई भी एलिमेंट छूट जाए, यहां पे ये सी छूट गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो x में अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर x में सारे एलिमेंट से कोई ना कोई इमेज मिल रही है तो वो फंक्शन तो जरूर है। उसके बाद ये 1 1 है, मेनी 1 है, इनटू 1 2, तरह तरह के फंक्शन इसमें डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो चलो वो तो 1 1 मेनी 1 इनटू 1 2 के न्यूमेरिकल वगैरह तो हम लोग को अभी लाइन में आएगा ही लेक्चर में। तो फिलहाल ये समझ में आ गया तुम लोग को मैपिंग से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम लोगों को मैं मैपिंग के अंदर घुस करके और बताता हूं कुछ बातें जो फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो जैसे अभी मैंने एक रिलेशन यहां पे दिया और रिलेशन को मैंने अलग अलग केसेस में बताया कि ये फंक्शन है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को इसमें जो दे रहा हूं, एक मैं डायग्राम दे रहा हूं, एक रिलेशन दे रहा हूं, उसमें आप लोग को क्या क्या बताना है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिलेशन दिया, रिलेशन या मैपिंग, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। मैंने दिया 1 2 3 4 5 और ए बी सी डी ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे, ठीक है, इतने। अच्छा, मैंने मैपिंग कुछ करी, मैपिंग ऐसा करा, मैंने ये करा, ठीक है। अच्छा, अब बताओ बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन का पार्ट बताइए, रेंज बताइए, डोमेन के साथ रेंज बताइए क्या होगा, और कोडोमेन क्या होगा बताओ। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ऐसे भी दिया सकता है, लेट अ रिलेशन इज इक्वल टू 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए 2 कॉमा ए 3 कॉमा बी 4 कॉमा सी और 5 कॉमा सी, ठीक है। मान लीजिए एक रिलेशन ऐसे दिया गया, ठीक है। अब इस रिलेशन का तुम्हें डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, कोडोमेन निकालना है। तो क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो चाहे तो इस तरीके से दिया सकता है, चाहे इस तरीके से दिया सकता है, ठीक है। दोनों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगर ऐसे दिया है तो 1 2 3 4 5 को आप पहले वाले सेट में दिखाइएगा और ए बी सी को आप लोग राइट में दिखाइएगा। और यहां पर इस रिलेशन में ये भी लिखा रहेगा ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड बी बराबर, ऐसा दिया रहेगा तुम लोगों को, ए बी सी और ये डी। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से दिया रहेगा कि लेट अ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और रिलेशन ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए 3 कॉमा बी 4 कॉमा सी 5 कॉमा सी। अब इसके लिए अब आप लोग सबसे पहला काम तो ये बताइए फंक्शन है या नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, इससे ये बना लोगे और इसको देख के आप सब लोग सारा आंसर दे दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं। सबसे पहला काम तो मुझे बताओ फंक्शन है या नहीं। हाँ, फंक्शन तो है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए, x के हर एक एलिमेंट के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये जो है फंक्शन तो है, ठीक है, फंक्शन है। अच्छा, अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन है 1 2 3 4 एंड 5, इसका डोमेन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो जब इस तरह से होगा तो यहां पे a और b लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे, क्लियर। जब इस तरह से a और b लिख करके आ जाएगा तो आप यहां पे कैपिटल A कैपिटल B लिख दोगे, करेक्ट। और जब उस तरह से नहीं लिखा रहेगा, x और y में रहेगा तो यहां पे x और y लिख दोगे, ठीक है। चलिए, डोमेन हो गया 1 2 3 4 5। रेंज क्या है इसका, a b c, ये इसका रेंज है, ठीक है। जो जो इमेज रियलिटी में बन रहा है वो उसका इमेज कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों। तो चलो ये इमेज हो गया। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा a b c d, ये पूरा a b c d। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं और कोडोमेन किसे कहते हैं। जहां जहां पर एरो जा रहा है वो सारे एलिमेंट रेंज में आते हैं, और ये राइट वाला जो सेट पूरा है कंप्लीट मिला करके कोडोमेन कहलाता है, और जो स्टार्टिंग वाला जो सेट है उसको हम लोग जो है डोमेन कह देते हैं। डोमेन, कोडोमेन और ये रेंज। अच्छा बताओ, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन कि कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज। तो रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा या बराबर होगा। तो रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ, रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज हमेशा छोटा होगा सबसेट ये जो है कोडोमेन से, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, इसमें जो इसमें फंक्शन के बारे में जो कुछ और बताया गया है, कुछ 1 1 मेनी 1, थोड़ा सा हम लोग, चूंकि आज हम लोग का इंट्रोडक्शन टाइप का ये पार्ट है, आज लेक्चर है, तो इसमें मैं तुम लोग को 1 1 मेनी 1 इनटू 1 2 इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, और बाद में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग के 12th के सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट्स भी हैं
जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, बकायदा लिख करके सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्टली वो ग्राफ से या एक्स और वाई को देख के नहीं समझ में आता है, हम लोग को पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। मगर अभी मैं तुम लोग को इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, 1 1 मेनी 1 इंटू 1 2, और ये कॉन्सेप्ट बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं एक मैपिंग बना रहा हूं, फंक्शन की एक मैपिंग बना रहा हूं एक्स और वाई में, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं पहले वाले को एक्स लिख दे रहा हूं, दूसरे वाले को वाई, ठीक है। और जब कैपिटल ए कैपिटल बी लिख के आएगा तो मैं इसको कैपिटल ए लिख दिया करूंगा, इसको कैपिटल बी लिख दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ए बी सी डी ई, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी मैपिंग को मैं पूरा कर रहा हूं तो जैसे मान लो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत बताइए आप लोग, इस मैपिंग की खासियत बताइए, और उससे मैं तुम्हें बहुत आसानी से समझा दूंगा 1 1 मेनी 1 इंटू 1 2 वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो ये तो पहली बात तो फंक्शन तो है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा होगा? ये 1 1 फंक्शन है और ये मेनी 1। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम लोग देख के जल्दी समझ जाते हो, और मैं इसका बड़ा यूज भी करता हूं इस चीज का। ए बी सी डी ई, अब देखो इसमें ये कहलाता है मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। ये मेनी 1 क्यों कहलाएगा और ये 1 1 क्यों कहलाता है? देखो ये 1 1 है, ये मेनी 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है। डिफेक्ट क्या आ गया है? एक्स की 2 वैल्यू के लिए वाई की 1 वैल्यू मिल रही है। अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था ना, ये मेनी 1, ये जो है अच्छा हाँ, ये तो दूसरी चीज थी, ये तो था वो ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की कई वैल्यू मिल रही थी। पहली बार बताओ, ये फंक्शन है ना? यस फंक्शन है, क्योंकि एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की 1 वैल्यू मिल रही है। यहां पर ये फंक्शन है, हाँ है, एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की यहां पर 1 वैल्यू मिल रही है। और अगर कहीं ऐसा हो गया होता, इस तरह से मैपिंग बन रही होती, ठीक है, मतलब ये वाला केस आ गया होता, ऐसा कुछ भी हो गया होता, जैसे मान लो 1 2 और ए बी सी डी, तो ये फंक्शन नहीं है, ये कुछ इस टाइप का केस हो गया है कि एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की कई वैल्यूज मिल रही हैं। जब एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की कई वैल्यूज मिलने लगे तो उस समय इस तरह वाला केस है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि वो फंक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये बताओ, ये फंक्शन तो है क्योंकि एक्स की 1 वैल्यू के लिए वाई की 1 ही वैल्यू मिल रही है, पर अब ये बताओ इसको 1 1 क्यों कहा जाता है, इसको मेनी 1 क्यों कहा जाता है? देखो इसको 1 1 क्यों कहा जाता है? क्योंकि x की 1 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही है, x की 1 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही है, और x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए 1 1 फंक्शन है। और इसमें देखो x की मेनी वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही, इसलिए मेनी 1 फंक्शन है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। इसके लिए मैं y बराबर एक्स स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसा होता है ना, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1 मिल रही है, और x की वैल्यू -1 के लिए भी y की वैल्यू 1 मिल रही है। ध्यान दो, x की वैल्यू 1 पर भी y की वैल्यू 1 मिल रही है, और -1 पे भी y की वैल्यू 1 मिल रही है। मेनी x पर 1 y मिल रहा है ना, मेनी x पर जब y की वैल्यू 1 मिलने लगे तो 100% मैपिंग ऐसे जरूर हुई होगी। ध्यान दो बच्चों, x की 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही है ना, x की 2 अलग अलग वैल्यूज के लिए y की 1 वैल्यू मिलने की वजह से ये मेनी 1 कहलाता है, ठीक है। तो ये मेनी 1 का, जब तुमसे कहा जाए कि y बराबर एक्स स्क्वायर मेनी 1 है कि 1 1, तो आप बताओ कि x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही है, तो ये मेनी 1 है। फंक्शन तो है ही है, फंक्शन होने पर कोई क्लेम नहीं, क्योंकि वर्टिकल लाइन का एक ही बार कट हो रहा है। x की 1, ये ग्राफ ऐसा नहीं करने लगेगा कि यहां पे आप ऐसे दिखा दो और कह दो फंक्शन नहीं है, ऐसा थोड़ी करेगा। ये फंक्शन तो है, फंक्शन है, पर ये मेनी 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की 1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अच्छा देखो, इसका भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं, y बराबर x का जैसे मैंने ले लिया, तो y बराबर 2x ले लो, तो y बराबर 2x ग्राफ ऐसे बनता है। इसका अगर हम लोग इसकी मैपिंग अगर हम लोग तैयार करें तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, x 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 6, 4 रखने पर 8 और 5 रखने पर 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये x की, यहां पर x की 1 वैल्यू के लिए y की 1 ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू नहीं मिल रही है, यहां पे x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू मिल जा रही है, तो मेनी 1 है। यहां पे x की
दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू रखने पर y की एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर x की दो वैल्यू अलग अलग हो और y एक मिल जाए, x की अलग अलग वैल्यू पर y सेम मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। यहां पर x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y सेम मिल जा रहा है, तो ये मेनी वन और ये 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 1 और वो वाला हो गया कैसा फंक्शन, ये हो गया मेनी वन। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें, अच्छा बताओ इसमें कोई एलिमेंट छूट रहा है कि नहीं। अच्छा बताओ इसमें रेंज और कोडोमेन बताओ बराबर है कि नहीं, बताओ बच्चों। रेंज और ये तो एक अलग एनालिसिस हो गई। ठीक है, ये वाली एनालिसिस अलग हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक बात और बताओ, ये यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर है कि नहीं, बोलो। रेंज और कोडोमेन ये बराबर है कि नहीं, जल्दी सोच के बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। अरे रेंज क्या है, ए बी सी डी ई, ये रेंज है। कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई, पूरा भर गया है, कोई खाली नहीं है। रेंज और कोडोमेन बराबर है ना, तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। इसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कैसे हो गया, ये जब रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं उसको ऑन टू कहते हैं। और जब रेंज, इसका रेंज क्या है बोलो, इस वाले में बताओ, रेंज और कोडोमेन बराबर है तो सीधा सा आंसर है, रेंज तो वो एबीसीडी है पर कोडोमेन तो एबीसीडी पूरा है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनटू फंक्शन है। समझ में आ रही बात। आज मैं तुम लोगों को सेट से एकदम स्टार्टिंग कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, बस तुम लोगों को ये बता रहा हूं कि फंक्शन जो है कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें अभी कुछ कमिंग लेक्चर्स में सीखने हैं। ठीक है, तो देखो जब यहां पर कोई एलिमेंट छूट जाए, कोई रह जाए तो वो इनटू फंक्शन, और कोई भी एलिमेंट ना छूटे तो वो ऑन टू फंक्शन। यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटे अगर इसमें, तो वो ऑन टू फंक्शन, मतलब उसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे। और जब कभी यहां पर इस वाले सेट में से राइट वाले सेट में कोई एलिमेंट छूट जाए जिस पर कोई इमेज नहीं आ रही है, जिसका संबंध किसी भी प्री इमेज से ना हो, बेचारा अकेला छूट जा रहा है, ई को कोई ध्यान नहीं दिया, बताओ बेचारा ई छूट गया। जब राइट वाले में कोई एलिमेंट छूट जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग। ठीक है, इनटू फंक्शन या इनटू मैपिंग भी बोल देते हैं, ऑन टू मैपिंग भी बोलते हैं इसको, 1 1 मैपिंग भी बोलते हैं इसको, मेनी वन मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैपिंग, रिलेशन और ये सब क्या है, ये दो चीजों में संबंध हम लोग बताते हैं कि इसका उससे क्या संबंध है, उसका उससे क्या संबंध है। यही सब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर में और रिलेशन चैप्टर में, हम लोग यही सब स्टडी करते हैं। और इसको जब स्टडी कर लेते हैं, दो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग को बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो जाती है। और जब दो वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी तभी तो हम लोग कैलकुलस समझ में आएगा। पूरे कैलकुलस में है क्या, एक्स और वाई का रिलेशन ही तो है, हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो दो वेरिएबल, इन्हीं दो वेरिएबल्स का हमें रिलेशन, यही जो रिलेशन है, संबंध है, इसी को हमें अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ठीक बच्चों, तो ये समझ में आ गया, 1 1 मेनी वन, ये ऑन टू और ये इनटू। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग मुझे आंसर देना, 1 1 ऑन टू या 1 1 इनटू, ऐसे करके तुम लोग मुझे आंसर देना। ठीक है, चलो मैं अगला जो मैपिंग बना रहा हूं उसको देख करके आप लोग मुझे बताइए कि ये जो रिलेशन है सब। और एक चीज और बताना कि सबसे पहली बात कि वो फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं ये भी बताइएगा आप लोग। और जब फंक्शन होगा तभी उसके बाद बताओगे 1 1 इनटू मेनी वन ऑन टू, जो भी बताना है उसके बाद बताओगे। चलिए मैं एक मैपिंग बना दे रहा हूं और आप लोग इसको सोच के बताइए। 1 2, या इधर मैं अब ABCD ले लेता हूं। ठीक है, ABCDEF भी ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आप लोग बताइएगा मुझे, ये ठीक है ऐसा, ये चलो बच्चों इसमें आप लोग बताइए कि ये कैसा फंक्शन है या नहीं। तो यस फंक्शन तो है, फंक्शन में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है। दूसरा ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। तो 1 1 तो लग रहा है, A से 2, B से 1, C से 4, D से 3, E से 4, अरे C, E और F से एक भी आ रहा है। ठीक है, चलो ये कैसा फंक्शन है बताओ जल्दी से। 1 1 मेनी वन में क्या है, मेनी वन। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, मेनी वन। ठीक है, अच्छा मेनी वन हो गया। ये ऑन टू है कि इन टू, जल्दी सोच के बताओ, ये इन टू है कि ऑन टू। देखो एक ऑन टू होता है जो पूरा ओवरलैप करता है,
ठीक है, ऑन टू पूरा ओवरलैप करेगा ऐसे, और इनटू क्या करेगा, एक इस छोटे से पार्ट में मैपिंग करता है। ठीक है, कुछ पार्ट छूट जाता है, जब कोई पार्ट छूट जाए तो वो इनटू में आ जाएगा, और अगर कोई पार्ट ना छूटे राइट में, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना छूटे, सब पे एरो पहुंच जाए तो उसे ऑन टू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मेनी वन तो है, ठीक है, मेनी वन होने का कारण तुम्हें समझ में आ गया है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये ऑन टू है कि इनटू, तो हम लोग कहेंगे इनटू, तो मेनी वन इनटू फंक्शन। समझ में आ रहा है कैसे आंसर देना है, मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू, समझ में आ रही बात, मेनी वन इनटू, इस तरीके से हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों एक और जल्दी से बताओ मुझे, वह यहाँ पे A B C D E और 1 2 3 4, ठीक है, अच्छा 4 5, अब आप लोग बताइए ये कैसा फंक्शन, ये पहली बात तो बताओ फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, सोच के बताओ। हाँ फंक्शन तो है, क्यों, क्योंकि एक से एक ही पर तो जा रहा है, मतलब x की एक वैल्यू पर हमें y की एक वैल्यू मिल रही है, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू नहीं मिल रही है, ये फंक्शन तो हो गया, पक्की बात है, ये फंक्शन तो है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये मेनी वन और वन वन में क्या है, तो बच्चों ये वन वन है, क्यों वन वन है, अच्छा बताओ, वन वन इसलिए क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है, इसलिए वन वन है। ठीक है, वन वन है, अच्छी बात है। अच्छा वन वन के साथ ये बताओ इनटू, देखो हर फंक्शन वन वन मेनी वन में से कोई ना कोई एक जरूर है, और इनटू या ऑन टू में से कोई एक जरूर है। अगर उसका रेंज और कोडोमेन हमें सब पता है तो इनटू ऑन टू में से कोई एक जरूर है, और वन वन मेनी वन में से कोई एक जरूर है। ठीक है, तो ऑन टू है कि इनटू, ऑन टू है, क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, इसलिए ये ऑन टू भी मान लिया जाएगा, तो ये ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों। अच्छा देखो बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जैसे आ गया कि कोई फंक्शन है fx बराबर या y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, ये बताओ ये वन वन है, मेनी वन है, क्या है। अगर ऐसा मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोग इसको कैसे बताओगे, अब इसको इस तरह से नहीं बताओगे, इस तरह वाले क्वेश्चनों में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमारे कमिंग लेक्चर्स में आएगा फंक्शन में। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को ये बता दे रहा हूं कि आखिर ये इंट्रोडक्शन में ये वन वन मेनी वन इंटू ऑन टू और ये मैपिंग वैपिंग ये होता क्या है, ये रिलेशन वगैरह क्या होता है इस तरह का, जो हम लोग के फंक्शन में हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों चलो आज मैंने तुम लोगों को इसमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में जो है वन वन मेनी वन इंटू ऑन टू और मैपिंग के बारे में कुछ बताया, फंक्शन किसे कहते हैं, तो ये सब आप लोगों ने जाना। अब इसके बाद कमिंग लेक्चर्स में मैं इसके आगे की चीज़ बताऊंगा, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये सब वन बाय वन इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है इसके अंदर कि ग्राफ बनाना भी तो सीखना है हम लोगों को। अरे भाई पूरे कैलकुलस में फंक्शन का बहुत काम आता है, और जो सबसे ज़्यादा जो अंदर से मिला हुआ है, जो इंटर रिलेटेड है, वो है ग्राफ का कॉन्सेप्ट। तुम इसमें तुम लोगों को ग्राफ के भी कॉन्सेप्ट्स को मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।